यद्गृहे शिवनैवेद्य प्रचारोऽपि प्रजायते तद्गृहं पावनं सर्वम् अन्यपावनकारणम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज शनिवार के कार्यक्रम में आपका ध्यान मैं सूर्य कुंडली पे लेके आने वाला हूं। मतलब आज का जो विषय है ये आपको ये बताएगा कि उस व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित स्थिति कैसी रहेगी, उसका चरित्र कैसा रहेगा, उसकी नैतिकता कैसी रहेगी, वो कितना आत्मविश्वास से युक्त रहेगा, या सूर्य का अध्ययन जब हम मूल जन्म कुंडली में कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और उसके विस्तृत अध्ययन के लिए सूर्य कुंडली आवश्यक रूप से बनाई जानी चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि सूर्य कुंडली कैसे बनेगी भाई? तो आपकी कुंडली में जहां सूर्य बैठे हैं बस उनको उसी राशि में लग्न में बिठा दीजिए, मतलब मूलतः उनको यहां बिठा दीजिए, और जिस राशि में बैठे हैं वो राशि वहां लिख दीजिए, और बाकी के जितने भी ग्रह जिस जिस राशि में बैठे हैं उनको वहीं बिठा दीजिए। सूर्य अगर 3 नंबर में बैठे हैं तो 3 नंबर यहां लिख दीजिए और लग्न में सूर्य को बिठा दीजिए। 4 नंबर में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं तो 4 नंबर यहां लिख देंगे, चंद्रमा को यहां बिठा देंगे। 6 नंबर में अगर मंगल बैठे होंगे तो 6 नंबर यहां लिख देंगे, मंगल को यहां बिठा देंगे। ऐसे बन जाती है सूर्य कुंडली, जो आपके लग्न कुंडली से ही बनती है। शास्त्रकार आचार्य वराह मिहिर लिखते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की प्रबलता देखी जाती है उस व्यक्ति का यश और वैभव कभी रुग्ण नहीं होता है, साथ ही साथ वो अपने पूर्ण आयु को प्राप्त करने वाला भी होता है। पिता माता के बीच में जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य उच्च के हैं उसका असर देखिए कैसा होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में बैठे हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, चंद्रमा से दृष्ट हो गए, गुरु से दृष्ट हो गए, मंगल जैसे मित्र से दृष्ट हो गए, शनि से दृष्ट ना, कभी कभी ये भी अच्छे हो जाते हैं, पर मूलतया कि अगर सूर्य आपकी कुंडली में बेहतर पोजीशन बना के बैठ रहे हैं तो वो माता और पिता के बीच मतभेदों को शांत करने वाले भी हो जाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। और अगर सूर्य जहां आपकी कुंडली में बैठे हैं वहां से दूसरे घर की स्थिति, क्योंकि किसी भी स्थिति में जिस भी भाव का आप अध्ययन कर रहे हैं या जिस भी ग्रह का अध्ययन आप कर रहे हैं उसके दूसरे और उसके एकादश में इस भाव का अध्ययन धन के निमित्त जरूर ही होना चाहिए। तो सूर्य आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं वहां से दूसरे घर की स्थिति अगर जन्म कुंडली में बेहतर बन रही है, यानी कि वो भाव शुभ भाव में बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है, वहां कोई उच्च का ग्रह बैठा है, वहां पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, उस भाव का स्वामी उसको देख रहा है। जैसे उदाहरण में मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली में यहां बैठ गए, लग्न में आपने बिठा दिया उनको, और यहां से दूसरे भाव के स्वामी जो ग्रह बनते हों वो यहां से बैठ करके उसको देख रहे हों, तो कहने का अर्थ होगा इससे सिर्फ यही भाव बली नहीं होगा, बल्कि ये सूर्य वाले भाव को भी, या सूर्य वाले भाव जहां सूर्य बैठे हैं उसको भी बलवान बनाएगा। तो कैसा बलवान बनेगा? तो शास्त्रकार लिखते हैं कि अगर सूर्य जहां बैठे हैं वहां से दूसरे और एकादशवें भाव की स्थिति अगर अच्छी बनी है तो उस व्यक्ति के पास पिता की संपत्ति बहुत रहती है, या वो खूब धन वाला होता है, उसकी वाणी में सार गर्भिता रहती है, वो कलाओं को जानने वाला होता है, वो मर्मज्ञ होता है, नीतिज्ञ होता है, धर्म का आचरण करने वाला होता है, पशुओं की सुरक्षा करने में माहिर होता है, और रंगों की अच्छी समझ रखने वाला, विद्वान, नैतिकीय तत्वों का जिम्मेदार और समाज का भरण पोषण करने वाला, नौकरी करके ही भले क्यों ना अपनी दिनचर्या चालू करता हो, पर वस्तुतः वो बहुत ही धन वाला होता है। वैसे ही
अगर आपकी कुंडली के सूर्य चक्र की स्थिति मतलब सूर्य कुंडली में लाभ भाव के स्वामी अगर अच्छे बैठे हैं तो ये इस बात का जो है वो फलादेश ऐसे करते हैं शास्त्रकार कि ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करके जाते हैं, क्योंकि वस्तुतः सूर्य के एकादशवें भाव से सूर्य के कारण व्यक्ति के जीवन में मिलने वाले लाभ को देखा जाएगा। क्योंकि किसी भी भाव का जो एकादशवां भाव होता है वो उस भाव का लाभ है। जैसे नवम भाव का जो एकादशवां भाव होगा वो भाग्य का लाभ होगा। तो भाग्य भाव का संपूर्ण फल आपको तभी मिल सकता है जब उसके एकादशवें भाव की स्थिति अच्छी हो। जैसे लग्न कुंडली में व्यक्ति अपने जीवन में कितनी सारी चीजें प्राप्त करेगा, उसके बाद कितनी सारी चीजें उसके नाम पे रहेंगी, उसका यश कितना फैला रहेगा, उसके नाम पे जमीन कितना है, जायदाद कितना है, स्वर्ण कितने हैं, आभूषण कितने हैं, कितना है, तो वो लग्न कुंडली के एकादशवें भाव से देखा जाता है। वैसे ही सूर्य कुंडली यानी कि सूर्य जहां आपकी कुंडली में बैठे हैं उससे भी अगर एकादशवें भाव को आप देख रहे हो और अगर वो भाव अच्छा बना हुआ है तो इसमें शास्त्रकार इसे ये कहते हैं कि ये बड़ा ही विलक्षण होता है। व्यक्ति के धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, सुख, संसाधन, साधन, इन सभी चीजों में उसको बड़ा लाभ दे जाते हैं। अब यहीं पे एक बात और कहते हैं अगर आपकी कुंडली में सूर्य कुंडली जो बनती है उसके साथ ही चंद्रमा बैठ गए या उसके साथ ही केतु भी बैठे, मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो राहु केतु के संपर्क में है, तो जब सूर्य चक्र बनाएंगे तो सूर्य के साथ वो ग्रह भी बैठेगा। तो ऐसी स्थिति में कि अगर सूर्य के साथ राहु और केतु बैठ जाते हों तो ये पिता के दाम्पत्य को कमजोर करने के कारण बन जाते हैं। ऐसी अवस्था में कि मान लीजिए आपके बच्चे की कुंडली में सूर्य जो है वो राहु और केतु के संपर्क में है, तो उस बच्चे की कुंडली के कारण आपके दाम्पत्य में मतभेद और फ्रैक्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर उसी सूर्य के साथ चंद्रमा बैठ जाते हैं तो उस बच्चे की कुंडली के कारण, चूंकि सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ रहे हैं, इस वजह से उस बच्चे की माता का स्वास्थ्य और उस माता के पति मतलब जो बच्चे का पिता है उसके स्वास्थ्य में कमजोरी देखने को मिल जाती है। इसका एक और भी व्यापक असर मैं आपको बताऊं कि अगर उसी सूर्य पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, मान लीजिए यहां मकर राशि में आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं और शनि आपकी कुंडली में कर्क राशि में बैठे हैं, तो शनि की दृष्टि अगर पड़ जाएगी तो ये माता और पिता के सहयोग से उस बच्चे की परवरिश होती है, बहुत उसे इनलाइटमेंट मिलता है, आगे बढ़ता है और बल्कि वो समाज में नाम, कीर्ति, यश और फल की प्राप्ति करने वाला भी हो जाता है। कुल मिलाकर के मैंने बात जो कही कि सूर्य से दूसरे भाव की स्थिति, सूर्य से एकादशवें भाव की स्थिति और सूर्य पे पड़ने वाले ग्रह की स्थिति बैठे किसके साथ हैं, ये प्रभाव अगर आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है तो आप ये बात कह सकते हैं। क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो वस्तुतः क्या कहा कि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य का बलवान होना दूसरे नंबर पे आता है। महत्वपूर्ण चंद्रमा, उसके बाद सूर्य, उसके बाद गुरु, उसके बाद लग्न और लग्नेश्वर के अधिपति आदि। तो मूलतः हमें यही बात समझनी है कि कुंडली में सूर्य का बलवान होना आपको नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला भी बनाता है और जिम्मेदार भी बनाता है। क्लियर है? इसी वजह से शास्त्रकार यहाँ पे सूर्य जैसे ग्रह की महत्ता सिद्ध करते हैं और कहते हैं कि कभी भी जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर रहेगा उसको नेत्र की परेशानी हो, दांतों की समस्या हो, बोलने में कठिनाई हो, आत्मविश्वास में कमजोरी हो, आत्मा मलिन हो, दुखी हो, वो दूसरों को दंश देने वाला, दुख देने वाला, झेलने वाला, चाकरी करने वाला, कष्ट से रहने वाला, लक्ष्मी के कारक होते हैं सूर्य। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बढ़िया रहेंगे वो लक्ष्मीवान, ऐश्वर्यवान और शीलवान भी होता है। मतलब वो अपने सील की सुरक्षा करता है ना, ब्रह्मचर्य की सुरक्षा करने वाला, अपने संस्कारों को कैसे आगे लेके जाना है, पिता की नाक कैसे बचा के रखनी है, पिता का मान सम्मान कैसे बढ़ाना है, ये सूर्य वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। शास्त्रकार भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि जिस घर में भगवान शिव का प्रसाद आ भी जाए तो वो घर वैसे ही पवित्र हो जाता है
जैसे आ, आप कोई महान कार्य करके और पुण्य इकट्ठा करके अपने आप को सिद्ध करते हैं, अपनी शुद्धिकरण करते हैं, वैसे ही वो घर शिव के प्रसाद के आ जाने से घर शुद्ध हो जाता है ना। और भोजन उसका जो भक्षण कर लेने पर तो कहना ही नहीं है कि वो कितना पवित्र व्यक्ति को कर देता है और कितने पुण्य के जागृत करने का कारण होता है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत